नमस्ते। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और भारत के पहले महान साम्राज्य मतलब मगध, उसके उदय की कहानी को परत दर परत समझेंगे। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के दौर में ले जाते हैं। मतलब लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का सफर। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। पर आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति, महत्वाकांक्षा और आप कह सकती हैं क्रूरता को समझना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं, गंगा घाटी और उसके आसपास के इलाकों में 16 बड़े और छोटे राज्य उभरकर सामने आए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। जी, महाजनपद। तो सवाल यह है कि मगध के पास ऐसा क्या खास था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई सोचा समझा प्लान था? मगध की सफलता के पीछे 6 मुख्य स्तंभ थे। चलिए अब तो फिर इन स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। पहला कारण जो स्रोत बताते हैं वो है उपजाऊ मैदान। ये तो खैर समझ आता है, अच्छी खेती मतलब अच्छा पैसा। इससे कहीं ज्यादा मगध गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों के बीच बसा था। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि साल में कई फसलें होती थीं। इसका मतलब था कि खाने की कोई कमी नहीं थी, और जब जनता का पेट भरा हो तभी राजा एक बड़ी और स्थायी सेना रखने का सोच सकता है। सही बात है। और जो अनाज बचता था उसे बेचकर, मतलब व्यापार करके, राज्य का खजाना भरता था। तो उपजाऊ जमीन का मतलब था भरी हुई प्रजा, बड़ी सेना और भरा हुआ खजाना। और इसी खजाने से सेना को बेहतरीन हथियार मिले होंगे, जो हमें दूसरे कारण पर लाता है, खनिज संसाधन, खासकर लोहा। बिल्कुल। छोटा नागपुर का पठार, जो आज का झारखंड है, वो मगध के प्रभाव क्षेत्र में था। यहाँ से उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा मिला। जी। इस लोहे से उन्होंने 2 चीजें बनाई। एक, खेती के लिए मजबूत भाल और औजार, जिससे पैदावार और बढ़ गई, और दूसरा, दुश्मनों के लिए धारदार और मजबूत हथियार। तो जहां बाकी महाजनपद शायद अभी भी पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, मगध की सेना के पास एक टेक्नोलॉजिकल बढ़त थी। तो पैसा है, हथियार हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित भी तो रखना होगा। यहीं पर मगध की भौगोलिक स्थिति काम आई होगी। जो तीसरा कारण है, प्राकृतिक सुरक्षा। मगध एक प्राकृतिक किला था। इसकी पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरी थी। उसे भेदना लगभग नामुमकिन था। अच्छा। और पूरे राज्य को देखें तो उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां, ये सब एक प्राकृतिक सीमा बनाते थे। दुश्मन को मगध पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। चौथा कारण व्यापार में वृद्धि बताया गया है, जो ज़ाहिर है नदियों से जुड़ा है। जी, ये नदियां सिर्फ खेती के लिए पानी नहीं देती थीं, ये उस जमाने के, आप कह सकते हैं, नेशनल हाईवे थीं। नावों के जरिए सामान और सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान और सस्ता था। इससे मगध उत्तर भारत के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। पांचवा कारण मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, जंगल और हाथी। ये उस जमाने के टैंक की तरह रहे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगध के घने जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे। उस युग के युद्ध में हाथियों की एक अलग ही दहशत थी। हाँ। वो किलों के दरवाजे तोड़ सकते थे, घुड़सवार सेना को कुचल सकते थे और दुश्मन के मन में खौफ पैदा कर सकते थे। हाथियों की एक बड़ी फौज होना मगध की सेना का एक्स फैक्टर था। मतलब एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी। बिल्कुल। सोचिए, दुश्मन सेना के सामने जब 100 हाथी खड़े होते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। और छठा कारण फिर से खेती से जुड़ा है, नई तकनीकें। हाँ, सिर्फ उपजाऊ जमीन होना काफी नहीं था। मगध के किसानों ने धान की रोपाई की तकनीक, जिसे आज हम पैडी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, उसमें महारत हासिल कर ली थी। इस तकनीक से पैदावार में क्रांति आ गई। तो ये 6 कारण, उपजाऊ जमीन, लोहा, प्राकृतिक सुरक्षा, नदी मार्ग, हाथी और उन्नत खेती, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जिसने मगध को अजेय बना दिया। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं थी, ये उस भूगोल का स्मार्ट इस्तेमाल करने की कहानी थी। तो ये तो हुई भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात, जिसने मगध को एक लॉन्च पैड दिया। लेकिन इस पर उड़ान भरने वाले शासक कौन थे? दिलचस्प बात यह है कि इतिहास से पहले हमें इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। हाँ, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। जी।
इसी वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुए, जिनका नाम हमने भीम के साथ हुए मल्ल युद्ध के संदर्भ में सुना है, लेकिन ये पौराणिक साक्ष्य है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। और स्रोतों में इन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है, हसीन माशूक 7। ये तो काफी कैची है। जी, इसे याद रखना आसान है। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मा से मौर्य, शु से शुंग, क से कण्व और 7 से सातवाहन। तो आज हमारी चर्चा के केंद्र में पहले 3 हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद। बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से। उन्हें एक बेहद चतुर और दूरदर्शी शासक बताया गया है। बिंबिसार ने ये समझ लिया था कि सिर्फ तलवार के दम पर साम्राज्य नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने एक दोहरी नीति अपनाई, जिसे हम युद्ध और विवाह की नीति कह सकते हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे अंग महाजनपद को जीतकर अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का गवर्नर बना दिया। ये एक सीधा संदेश था कि मगध से उलझना महंगा पड़ेगा। और जहां युद्ध से काम नहीं बना, वहां उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। उनके 3 विवाह बहुत रणनीतिक थे। बिल्कुल। पहला विवाह उन्होंने कोसल की राजकुमारी महाकौशला से किया, जो राजा प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह से न सिर्फ एक शक्तिशाली पड़ोसी दोस्त बन गया, बल्कि दहेज में काशी मिला। अच्छा, काशी दहेज में मिला? जी, और काशी उस समय व्यापार और राजस्व का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मतलब इस शादी से मगध की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा बूस्ट मिला। और दूसरा विवाह वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चलना से, और तीसरा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। यानी उन्होंने अपने पश्चिम और उत्तर की सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया। यही उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन उनकी कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है अवंती के साथ उनका रिश्ता। अवंती के राजा प्रद्योत मगध के कट्टर दुश्मन थे। जी। जब प्रद्योत को पीलिया हुआ, जिसे हम आज जॉन्डिस कहते हैं, तो बिंबिसार ने अपने शाही वैद्य जीवक को उनका इलाज करने के लिए भेजा। अपने दुश्मन का इलाज करने के लिए? हाँ। इस एक कदम से उन्होंने एक खूंखार दुश्मन को एक वफादार दोस्त में बदल दिया। ये उस युग की मेडिकल डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन इस कूटनीति और समझदारी के दौर का अंत बहुत हिंसक हुआ। कहानी में एंट्री होती है उनके बेटे अजातशत्रु की। और यहाँ से मगध के इतिहास का एक काला अध्याय शुरू होता है। अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुनिक था, इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने सिंहासन के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अपने पिता की? जी। इसी एक घटना के कारण पूरे हर्यक वंश को पितृहंता वंश, यानी अ डायनेस्टी ऑफ पैट्रिसाइड्स कहा जाने लगा। एक मिनट, तो ये पूरा का पूरा वंशी पितृहंता कहलाया? मतलब पिता की हत्या करना सत्ता के लिए एक आम बात बन गई थी। ये तो आज के हिसाब से सोचना भी मुश्किल है। ये उस दौर की क्रूर सच्चाई को दिखाता है। सत्ता का नशा इतना ज्यादा था कि बेटे अपने पिता की जान ले रहे थे। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी भी थी, जो एक साम्राज्य की नींव में छिपी है। अजातशत्रु ने अपने पिता की शांति और कूटनीति की नीति को पूरी तरह पलट दिया। उसका मानना था कि साम्राज्य का विस्तार सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर हो सकता है। और उसने ऐसा किया भी। उसने अपने मामा के राज कौशल और अपने नाना के राज वैशाली दोनों पर हमला कर दिया और उन्हें पूरी तरह मगध में मिला लिया। लेकिन वैशाली को जीतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य बहुत शक्तिशाली था और ये युद्ध कई सालों तक चला। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने 2 ऐसे गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया जो उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। हाँ, इनके नाम तो किसी फिल्म की तरह लगते हैं। रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये क्या थे? आप सोचिए, एक ऐसा रथ जिसमें गदा और धारदार ब्लेड लगे हों और वो दुश्मन की सेना को गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ रहा हो, वो था रथ मूसल। बाप रे। और महाशिलाकंटक एक विशाल गुलेल जैसा यंत्र था, एक तरह का कैटापल्ट सिस्टम, जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर किलों की दीवारों को तोड़ देता था। बाहुबली फिल्म में जो पत्थर फेंकने वाली मशीनें दिखाई गई हैं, ये कुछ वैसा ही था। अच्छा, तो ये तकनीक उस समय थी? जी, इन हथियारों ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। अजातशत्रु के दौर की एक और बड़ी घटना है प्रथम बौद्ध संगीति। जी, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उन्होंने राजगृह में पहली बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया।
ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति को भी महत्व देते थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की, उसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की अहिंसा की शिक्षाओं को संकलित किया जा रहा था। बिल्कुल। और पितृ हत्या का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अजातशत्रु का अंत भी वैसे ही हुआ जैसे उसने शुरुआत की थी। बिल्कुल, कर्म का चक्र पूरा हुआ। उसके बेटे उदयन ने भी सिंहासन के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। बाप रे। लेकिन उदयन को इतिहास उसकी क्रूरता के लिए नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक काम के लिए याद रखता है। एक नए शहर की स्थापना, पाटलिपुत्र। ये सिर्फ एक नया शहर बसाना था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उदयन ने राजधानी को राजगृह की पहाड़ियों से निकालकर गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया। ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था। तो क्या था ये? राजगृह एक रक्षात्मक किला था जो पुराने दौर की सोच को दर्शाता था। पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर था, जो व्यापार का हाईवे था। राजधानी को यहाँ लाने का मतलब था कि अब मगध का फोकस सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि व्यापार, अर्थव्यवस्था और विस्तार पर था। मतलब एक डिफेंसिव सोच से एक विस्तारवादी सोच की तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल। तो हर्यक वंश जो पिता की हत्या से शुरू हुआ, उसका अंत कैसे हुआ? इस वंश का अंत भी वैसे ही हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, हिंसा से। उदयन के बाद के शासक कमजोर थे। अंतिम शासक था नागदशक। वो इतना अयोग्य था कि जनता और दरबार दोनों उससे नाराज थे। मौका देखकर उसी के एक सेनापति शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इस तरह हर्यक वंश का अंत भी एक हत्या से हुआ, लेकिन इस बार हत्यारा परिवार का नहीं बल्कि एक सेनापति था। और यहीं से शिशुनाग वंश का दौर शुरू होता है। बिंबिसार ने कूटनीति से काम लिया, अजातशत्रु ने हिंसा से। जब शिशुनाग सत्ता में आए तो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? शिशुनाग एक काबिल सेनापति था और उसने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानता था, युद्ध। उसने मगध के सबसे पुराने और शक्तिशाली दुश्मन अवंती पर हमला किया और प्रद्योत वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी जीत थी। इसने मगध को मध्य भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया। लेकिन फिर उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम हो सकता है। वैशाली लिच्छवियों का गढ़ था जो मगध के पुराने दुश्मन थे। वहां राजधानी बनाकर शायद शिशुनाग उन पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहता था या फिर उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन हासिल करना चाहता था। और फिर उनके बेटे कालाशोक ने राजधानी वापस बदल दी। ये तो राजधानियों का खेल चल रहा था। बिल्कुल। कालाशोक, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है, ने राजधानी को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। शायद वो समझ गया था कि मगध के भविष्य के लिए पाटलिपुत्र ही सबसे सही जगह है। और फिर पाटलिपुत्र लंबे समय तक मगध की और फिर भारत की राजधानी बनी रही। जी। कालाशोक के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और इस वंश का अंत भी हत्या से ही हुआ। ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है। हाँ, ये पैटर्न दुखद रूप से जारी रहा। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद नाम के एक व्यक्ति ने कर दी। और इस हत्या के साथ मगध में एक ऐसे वंश की शुरुआत हुई जिसने पहली बार साम्राज्य की परिभाषा को साकार किया, नंद वंश। अब हम नंद वंश पर आते हैं और इसके संस्थापक महापद्मानंद को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। लेकिन वो थे कौन? स्रोत बताते हैं कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर काफी विवाद हैं। और यही बात उन्हें क्रांतिकारी बनाती है। पुराणों के अनुसार वे शूद्र वर्ण से थे। उस जमाने की कठोर वर्ण व्यवस्था में एक गैर क्षत्रिय का राजा बनना एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक भूकंप था। शायद इसीलिए उन्होंने खुद को साबित करने के लिए इतनी क्रूरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी उपाधियों से ही उनकी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव यानी दूसरा परशुराम। ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं थीं, ये एक ऐलान था। वो कह रहे थे कि अब पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है और सत्ता पर उनका अधिकार है। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी एकराट। एकराट? जी, एकराट। इसका मतलब होता है एकमात्र सम्राट, जिसके चारों ओर कोई दूसरा राजा न हो, सब उसके अधीन हो। ये पहली बार था कि किसी शासक ने
पूरे भारत पर एक छत्र राज का सपना देखा और उसे साकार करने की कोशिश की। और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कलिंग तक किया था, जो आज का ओडिशा है। इसका सबूत हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण शिलालेख है। इससे हमें 3 बातें पता चलती हैं। पहली, महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। दूसरी, वो वहां से जिनसेन की एक मूर्ति विजय चिन्ह के रूप में मगध ले आए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कलिंग में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। और कमाल की बात यह है कि किसी शिलालेख में नहर बनाने का जिक्र भारत में पहली बार यहीं मिलता है। अच्छा, तो नहर निर्माण का पहला साक्ष्य। जी, ये दिखाता है कि महापद्मनंद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि राज करना भी जानता था। वो एक विजेता के साथ साथ एक निर्माता भी था। नंदवंश की शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन इसका अंत भी उतनी ही तेजी से हुआ। अंतिम शासक था धनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। जी, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर अपनी विश्व विजय पर निकला और पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंचा, तब मगध के सिंहासन पर धनानंद बैठा था। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद की सेना इतनी विशाल थी, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और करीब 6,000 युद्ध हाथी, कि इस सेना के बारे में सुनकर ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। मतलब धनानंद की सेना के डर से सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा। फिर वो हारा कैसे? क्योंकि एक बड़ी सेना होना ही काफी नहीं होता। धनानंद बहुत ही लालची और अहंकारी राजा था। उसने जनता पर इतने भारी कर लगा दिए थे कि लोग उससे नफरत करते थे। अच्छा। वो शक्तिशाली जरूर था, पर लोकप्रिय बिल्कुल नहीं था। और यही अहंकार और जनता का असंतोष उसके पतन का कारण बना। और यहीं से भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। कहानी ये है कि तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य सिकंदर के विदेशी आक्रमण के खतरे को भांपकर अखंड भारत की रक्षा के लिए सभी राजाओं को एकजुट करने के मिशन पर निकले। जी। इसी सिलसिले में वो मदद मांगने धनानंद के दरबार में पहुंचे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर धनानंद ने उस महान विद्वान का भरी सभा में अपमान किया और उनकी शिखा यानी चोटी पकड़कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। और उसी अपमान की आग से एक क्रांति का जन्म हुआ। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकूंगा। और वो सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य में सम्राट बनने की क्षमता देखी, उसे हर तरह की शिक्षा दी और उसकी मदद से धनानंद की विशाल सेना को हरा दिया। और इस तरह एक अहंकारी राजा का अंत हुआ। जी, नंदवंश का पतन हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसने मगध को एक साम्राज्य के शिखर पर पहुंचाया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे हर्यक वंश के बिंबिसार ने कूटनीति और विवाह से नींव रखी, तो अजातशत्रु ने क्रूरता से उसका विस्तार किया। उदयन ने पाटलिपुत्र जैसी रणनीतिक राजधानी बसाई जो सदियों तक सत्ता का केंद्र बनी रही। फिर शिशुनाग ने अवंती जैसे बड़े दुश्मन को खत्म किया और नंदवंश के महापद्मनंद ने एक राट बनकर पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना देखा,